हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू S2IS। इस वीडियो में हम प्रियम्बल को वन पेजर नोट के थ्रू ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये नोट्स जो है आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो और इस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हो कि वन पेजर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अगर नोट्स का आपका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जस्ट ए मिनट। ओके, तो इस नोट्स को बनाने के लिए हमने लक्ष्मीकांत का यूज किया है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बुक को, और जब आपको रिवाइज करना हो तो आप इस नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सीख के कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो जो पहली कंट्री थी जिसने प्रियम्बल को यूज किया था वो थी अमेरिका, फर्स्ट कंट्री टू यूज प्रियम्बल। ठीक है, और हमारा जो प्रियम्बल है ये प्रियम्बल लिया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे हमारे प्रियम्बल को बनाया गया। बेसिस क्या है हमारे प्रियम्बल का? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसे किसने मूव किया था? पंडित नेहरू ने। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने इसे एडॉप्ट भी किया था। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है और कब मूव हुआ था, क्यों मूव हुआ था, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप ये ज़रूर पढ़ोगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है और क्यों है। देन हमारा जो प्रियम्बल होता है वो एक्चुअली में होता क्या है? प्रियम्बल होता है इंट्रो या प्रीफेस, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन दिस केस प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, प्रियम्बल को हम समरी या एसेंस भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन थीम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेन थीम्स है, जो भी चीज़ें लिखी गई है उनकी क्या है? प्रियम्बल समरी भी हम इसे बुला सकते हैं। एने पालखीवाला ने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, एने पालखीवाला कौन थे? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसी के एक मेंबर थे एने पालखीवाला। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार अमेंड भी किया जा चुका है। ठीक है, वन टाइम, और ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। और जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसमें 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जिनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आपको फिर से इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट ए मिनट। हम कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ाया जाए इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, ओके। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी जस्ट ए मिनट। हाँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ऐसा देश जिसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को एडॉप्ट किया वो कौन था? अमेरिका। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे हमारे प्रियम्बल को बनाया गया है। इसको इंट्रो या प्रीफेस या फिर समरी या एसेंस भी कह सकते हैं। एने पालखीवाला ने हमारे प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड, और एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अब पढ़ते हैं कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लाइन है ये है टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, नॉट टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या क्या लिखा गया है, तो उससे मैंने सारे कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। जैसे प्रियम्बल में इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है। कैसा होगा, SSSDR, एस मतलब सोशलिस्ट, दूसरे एस मतलब पहला एस सोवरिन, दूसरा एस सोशलिस्ट, थर्ड एस इज सेकुलर, और उसके बाद डेमोक्रेटिक, D stands for democratic and R stands for republic। तो हमारा देश कैसा होगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको याद रखना है SSSDR। तो हमारे स्टेट का, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। फिर जो प्रियम्बल है उसमें जस्टिस की भी बात की गई है, और जस्टिस कैसी, कौन कौन से जस्टिस की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। उसके बाद नंबर 3 लिबर्टी की भी बात की गई है। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, किस किस लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। T4 क्या था, मैं खुद ही रिकॉल नहीं कर पा रहा कि T4 क्या था, बट जस्ट ए मिनट। हाँ, सॉरी, T4 लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। तो आपको याद रखना है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की लिबर्टी हमें दी जाएगी। इक्वलिटी में 2 टाइप की इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर दैट फ्रेटर्निटी में 2 चीज़ें कही गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को बनाए रखना है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखना है। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी हमें क्यों प्रमोट करना है समाज में, क्योंकि अगर हम फ्रेटर्निटी प्रमोट करेंगे तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन रहेगा और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगा। एंड यहाँ पे आखिरी चीज़ जो बताई गई है वो है डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में, जो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है। ठीक है, जस्ट ए मिनट में इसको इरेज कर दूँ। ओके, तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, नेचर, जो कि SSSDR से हम याद रखेंगे, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तीसरी चीज़ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। चौथी चीज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। पांचवी चीज़ फ्रेटर्निटी को समाज में बनाए रखना है ताकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखा जा सके। एंड 6 डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, तो इतने चीज़ों के बारे में हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और यहाँ हम जैसे जस्टिस हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि वो पार्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और शॉर्ट नोट में हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देन अब आगे बढ़ते हैं। और अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल।
इंग्रेडिएंट्स ऑफ जो प्रियम्बल है, यानी कि प्रियम्बल में क्या है, ऑलरेडी मैंने डिटेल में ऊपर बता भी दिया है कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब हमने टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल देखा तो मैंने टेक्स्ट आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि उसके लिए आपको प्रियम्बल पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। मैंने जितने भी कीवर्ड्स थे वहाँ से वो निकाल दिए थे। अब सेम चीज़ रिपीट होगा कि प्रियम्बल में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, यानी कि किस किस चीज़ों के बारे में प्रियम्बल में बताया गया है। तो पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट के पास कि आप हम पे रूल कर सकते हो, आप हमारे लिए कानून बना सकते हो, ये जो सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स कहाँ से आया है, तो इसके बारे में प्रियम्बल ने बताया है कि ये जो सोर्स है वो लोगों से डेराइव होता है। हम लोग वोटिंग करते हैं और अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, और गवर्नमेंट के पास जो भी पावर और अथॉरिटी आती है वो हमसे आती है। तो ये प्रियम्बल में बताया गया। देन नेचर क्या है, नेचर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। SSSDR, सेकुलर सोशलिस्ट, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा कि हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हमने कर लिया है। पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। कैसा होना चाहिए जस्टिस, SEP, याद कीजिए ऊपर हमने पढ़ा है सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए लिबर्टी, L फॉर लिबर्टी। लिबर्टी में कौन कौन सी लिबर्टी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। देन आफ्टर दैट E फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। F फॉर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, क्यों बना के रखना है हमें समाज में, ताकि हम इंडिविजुअल के डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकें और नेशन के इंटीग्रिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रख सकें, ठीक है। फिर से मैं एक बार इसे इरेज कर दूं। तो हमारे प्रियम्बल में सबसे पहले बात की गई है सोर्स ऑफ अथॉरिटी या फिर पावर। जो पावर मिलता है गवर्नमेंट को वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है लोगों से, पीपल। नेचर ऑलरेडी बात कर लिया हमने। ऑब्जेक्टिव और डेट ऑफ एडॉप्शन, किस दिन हमने एडॉप्ट किया इसको, 26 नवंबर 1949, इसके बारे में भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही है प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स। समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। जस्ट ए मिनट। अब ये है कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। जितने भी प्रियम्बल में कीवर्ड्स मेंशन हैं, इन सारे कीवर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्क्राइब द कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, तो आपके पास कीवर्ड्स हैंडी हो, आपको याद हो, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, SSSDR, ये किस में था, नेचर में, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये कीवर्ड्स है हमारे प्रियम्बल में, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा भी देता हूँ। सोवरिन मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट सोवरिन क्यों है, क्योंकि अमेरिका के गवर्नमेंट के कहने पे ये कुछ भी नहीं करेगी, है ना। ये अपना डिसीजन अपने देश में काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ऑल माइटी और ऑल पावरफुल है, ठीक है। इस पे किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे गवर्नमेंट को जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उसे हम सोवरिन गवर्नमेंट कहते हैं। सोशलिस्ट मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पे क्या है, जहाँ पे
जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस है, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। बट इंडिया के केस में कंप्लीट सोशलिज्म तो नहीं है, क्योंकि इंडिया के केस में क्या था, इंडिया के केस में ये जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस है ये गवर्नमेंट के हाथ में भी है और प्राइवेट के हाथ में भी है। जो एसेंशियल बिजनेस है लाइक रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और बाकी सारे फील्ड में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। सेकुलर का मतलब किसी भी एक धर्म को, ठीक है, किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन हमारे देश में नहीं माना गया है, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे जो लीडर है वो इलेक्ट करके चुना जाए, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन उसके बाद रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, होते हैं प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि चुन के आते हैं, हमारी देश लोग चुनते हैं, जनता चुनती है प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए हमारे देश को कहा जाता है डेमोक्रेटिक। और अगर हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड हो तो ऐसे कंट्री को बोला जाता है रिपब्लिक। बट किसी किसी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है, उनका हेरिडेटरी नेचर होता है। जैसे कि इंग्लैंड में जो क्वीन का पद है वो हेरिडेटरी है, तो इंग्लैंड को हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर लिबर्टी, आपको पता है लिबर्टी मतलब क्या है, फ्रीडम एंड ऑल। इक्वालिटी भी आपको पता है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। यहाँ शॉर्टकट मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार आपको पढ़नी ही पड़ेगी डिटेल में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल में बस कुछ लोगों ने कुछ बात कही है, हमें उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे कि के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रीएम्बल जो है वो हॉरोस्कोप है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर इंडियन स्टेट का क्या है, हॉरोस्कोप। देन ठाकुर दास भार्गवा ने कहा है कि ये प्रेसियस पार्ट है, बहुत ही प्रेसियस पार्ट है, ज्वेल सेट है, ज्वेलरी है, की है और प्रॉपर यार्ड स्टिक है। क्या क्या है ये, प्रेसियस पार्ट, ज्वेल, की और प्रॉपर यार्ड स्टिक, ठीक है। तो ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि ठाकुर भार्गवा दास ने क्या कहा है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि प्रीएम्बल जो है हमारा प्रीशियस पार्ट है, ज्वेल सेट है और की है। इन तीनों से क्या पता चलता है कि प्रीएम्बल बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि ये प्रॉपर यार्ड स्टिक है, ठीक है। तो यार्ड स्टिक तो कुछ चीज़ नापने के लिए होती है, तो क्या नापने के लिए, टू मेजर द to measure the effectiveness of the constitution, effectiveness of the constitution, यानी कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर करना है तो हम इस यार्ड स्टिक के मेथड से मेजर कर सकते हैं। किसके मदद से, प्रीएम्बल के मदद से। प्रीएम्बल के मदद से हम कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कितना वर्थ है, वो मेजर कर सकते हैं। इस इफ़ेक्टिवनेस की जगह हम इसको वर्थ कह सकते हैं। और ठाकुर दास भार्गवा ने एक्चुअली में जिस शब्द का यूज किया था वो था वर्थ, यानी कि हम जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वर्थ है विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल, इसलिए उन्होंने इसे कहा प्रॉपर यार्ड स्टिक। प्रीशियस पार्ट, ज्वेल सेट, की। उसके बाद अर्नेस्ट बार्कर ने हमारे प्रीएम्बल को कहा की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो 1960s में एक केस आया जिसे हम, क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, बेरू बारी यूनियन। और इस केस में बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, सॉरी, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर इस केस को चैलेंज करते हुए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इस चीज़ को फिर से 1995 में LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर LIC केस याद रखिएगा, इसमें फिर से इस चीज़ को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको क्या याद रखना है कि बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। 1973 और 1995 केशवानंद भारती और LIC, इन दोनों में क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नोट हमें क्या करना है कि प्रियम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है ना ही प्रोविजन ऑफ पावर, यानी कि प्रियम्बल ना तो गवर्नमेंट को पावर देता है, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट के पावर पे रोक लगाता है। तो प्रियम्बल ये दोनों ही काम नहीं करता। ना तो ये सोर्स ऑफ पावर है, यहाँ पे इक्वल और स्लाइड दिया गया, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, प्रियम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है, गवर्नमेंट को प्रियम्बल से कोई पावर नहीं मिलती, और ना ही प्रियम्बल गवर्नमेंट के पावर पे कोई रोक लगाता है। ठीक है, प्रियम्बल नॉन जस्टिफाइबल है, यानी कि अगर कोई प्रियम्बल को वायलेट कर रहा है तो आप जुडिशरी में नहीं जा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रियम्बल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है या ये नहीं हो रहा है। तो ये ये नॉन जस्टिफाइबल है। देन नॉन एनफोर्सेबल भी है। कोई भी कानून बना के, मान लीजिए कि कल पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया कि हम प्रियम्बल को इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रियम्बल को लागू कर रहे हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नॉन एनफोर्सेबल है। आप कोई कानून बना के भी प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि है आखिरी पार्ट, कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आया ना कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास पहली बार ये क्वेश्चन आया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, यहाँ पे तो केशवानंद भारती में कहा गया कि आप अमेंड तो कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़खानी ना हो। तो आपको पता होगा कि केशवानंद भारती में एक नया प्रिंसिपल आया जिसको हम बोलते हैं बेसिक फीचर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बेसिक फीचर में आती है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर पाती। तो यहाँ कहा गया कि आप प्रियम्बल को बेशक अमेंड कर लो, बट प्रियम्बल में अगर कोई चीज़ बेसिक फीचर का पार्ट है, जैसे कि सेकुलरिज्म, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते। जैसे कि डेमोक्रेटिक, हमारी नेचर कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक। ये भी डेमोक्रेटिक नेशन क्या है, बेसिक फीचर का पार्ट है, तो इन सब चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, इसको अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक फीचर को ध्यान में रखते हो। तो पहली बार जो अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुई है 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा, और यहाँ पे 3 टर्म ऐड किए गए, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रियम्बल का शॉर्ट नोट्स है ये होता है ख़त्म। आपको अगर इसका PDF चाहिए इस नोट्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार और आपको रिवाइज करवा दिया जाए।
नहीं, काफ़ी रिवीजन हमने कर लिया है, ठीक है, आप खुद से रिवाइज कर सकते हो अब। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ऐसे ही अगर शॉर्ट नोट्स और भी चाहिए तो आप कमेंट में टॉपिक ज़रूर लिखें कि किस टॉपिक पे आपको ये शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसे रिवीजन के लिए यूज कर पाओ। और जो लोग पहले से अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो अपना ही रिफ़र करें। ये वीडियो उनके लिए हैं जिन्हें ये नहीं पता कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं और उन्होंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। तो जिनके पास रिवीजन के लिए कोई नोट्स नहीं है वो इस नोट्स का यूज कर सकते हैं।